अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप सब देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जेजेसी बाय सर जब्बार। मैं हूं जब्बार अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिजिक्स का न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके थ्योरी का सेक्शन सी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉसेस लॉ होने जा रहा है। इससे पीछे मैं आप लोगों को चैप्टर 11 के 3 टॉपिक्स के लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 जो है वो बेसिकली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्जेस की स्टडी है। ऐसे चार्जेस जो स्टेशनरी हो, रुके हुए हो, साकिन हो, ठहरी हुई हालत में हो, एट रेस्ट। तो इसी चार्जेस का एक पैरामीटर होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मेजरमेंट है कि किसी सरफेस से या किसी रीजन से कितनी लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मूव कर रही है या उसको कवर अप कर रही है। तो उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुतालिक एक क्वांटिटेटिव लॉ दिया था गॉसेस ने। प्रोनाउंस सही कीजिएगा, गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ। और ये लॉ है अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दरअसल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बयान करने वाला लॉ है। जो प्रीएम्बल्स के दे रहा हूं प्रीव्यू, ताकि मूड बना रहे कि ये टॉपिक क्या चलेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि एक से ज्यादा चार्जेस अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो किसी सरफेस पर, किसी जगह पर, किसी सतह पर, तो उसकी स्टडी। स्टेटमेंट इसकी आसान सी है, देख लेते हैं, फिर उसकी जो है एप्लीकेशन होगी साथ में। गॉसेस लॉ ये कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस इज 1 over epsilon naught times the total charges enclosed by that surface। यानी किसी भी सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका दारोमदार इस बात पर होगा कि उस सरफेस पर कितने चार्जेस इनक्लोज हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, स्प्रेड हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, हर वो सरफेस है जो क्लोज्ड हो। क्योंकि गॉसेस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए वैलिड है। इसकी अगर लिमिटेशन ओपन जगहों पर, ओपन सरफेसेस पर गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं करता। गॉसेस लॉ को स्टडी करने के लिए आपको क्लोज रीजन, क्लोज सरफेस पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हाइपोथेटिकल सरफेस, एनी सच सरफेस व्हिच इज क्लोज्ड। लेकिन चूंकि गॉसेस ने बयान किया तो इसलिए उसके नाम पर आ गया गॉसियन सरफेस। इस 1 over epsilon naught टाइम्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 1 over epsilon naught टाइम्स यानी जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतने ज्यादा फ्लक्स होगा। ये फाई जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। ग्रेटर द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दैट सरफेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये स्टडी हम हवा में करेंगे, वैक्यूम में करेंगे। कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई इंसुलेटिंग मीडियम नहीं होना चाहिए। यानी पानी है, ग्लिसरीन है, ग्लास स्लैब है, ये चार्जेस जिस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, जिस सरफेस पर मौजूद है, वो सरफेस हवा में हो या एयर या वैक्यूम। इसलिए एप्सिलॉन नॉट आपको इसकी डेरिवेशन और अगले एप्लीकेशन में भी नजर आएगा। ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू भी होती है। अगर वो भी आप साथ साथ देखना चाहें एमसीक्यूज के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम परमिटिविटी की 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कब आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के न्यूमेरिकल में या एमसीक्यूज में। तो ये तो हमारा एक नंबर हो गया सवाल का कि स्टेट गॉसेस लॉ। अब 7 मार्क्स हैं, बहुत कीमती, तवज्जो रखिएगा, लेक्चर थोड़ा लंबा है। इसमें हम 2 एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह गॉसेस लॉ की। इन दोनों में कांटे का मुकाबला होता है।
वन एप्लीकेशन आएगी तो टू नहीं, टू आएगी तो वन नहीं, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों आप भी तवज्जो रखिएगा ताकि वो दोनों एप्लीकेशन जो भी है आपको हमने पढ़ा हुआ और उसको समझा हुआ है। तो अब 1 बाय 1 हमें 2 एप्लीकेशन पढ़नी है सेक्शन सी के लिए। अब दोनों एप्लीकेशन को मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे दूं तो हम दोनों एप्लीकेशन में अलग अलग तरह की सरफेस कंसीडर करेंगे, यानी गॉसियन सरफेस। एप्लीकेशन 1 में स्फीयर लेंगे, स्फेरिकल बॉडी लेंगे, स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उस सरफेस की वजह से क्या फील्ड इंटेंसिटी होती है। अच्छा, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में होगा क्या? वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से, क्योंकि गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुताबिक है। अब गॉसेस लॉ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेस बनाएंगे, मदद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और उससे हम फील्ड इंटेंसिटी तक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंचेंगे। अब ये जो पहला है स्फेरिकल, हेडिंग गौर से देखिएगा, एप्लीकेशन नंबर 1। अच्छा, इसके ब्रैकेट में आपको ए भी नजर आएगा, ये उसके केसेस बनेंगे। ये मैं बताऊंगा एंड में कि इसके क्वेश्चन की क्या पॉसिबिलिटी है, कब ए करना है, कब ए और बी दोनों करना है और कब ये सवाल सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। 3-1 है, ख्याल रखिएगा। फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज। फील्ड, जब भी इस पूरे चैप्टर 12 में फील्ड का लफ्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई ग्रासी फील्ड या कोई इस तरह पार्क वार्क नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको शॉर्ट फॉर्म में तमाम फिजिक्स के टीचर फील्ड बोल देते हैं कि ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल यानी हम स्फीयर को एक कंसीडर करेंगे इस स्टडी के लिए। एट अ डिस्टेंस r, उससे कुछ फासले पर, क्योंकि जो फील्ड होती है वो ओरिजिनेट होती है किसी चार्ज से, यानी अगर मैं चार्ज हूँ तो मेरे सराउंडिंग में फील्ड जो है स्प्रेड आउट होगी, मेरे अंदर नहीं होगी, बाहर की जानिब स्प्रेड आउट होगी। इसलिए लिखा है एट अ डिस्टेंस r, यहाँ देखना r फासले में कितनी उसकी शिद्दत और कितनी इंटेंसिटी है। ये तो हेडिंग में एक्सप्लेन कर दिया, उसकी जो एक्सप्लेनेशन आ रही है तवज्जो रखें। अब इस डायग्राम को देखिए, अगर डायग्राम को देखें आप, ये स्फीयर है, इस वाले को देखिएगा। अच्छा, इसमें एक डार्क लाइन आपको नजर आएगी और एक डॉटेड लाइन, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। जो डार्क है ये हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस है, यानी जिस पे चार्जेस को बिखराया गया है, स्प्रेड किया गया है, फैलाया गया है। यानी अब ये वो स्फीयर है, याद रखिएगा, ये वो स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड है, यानी क्यू चार्जेस हैं जो इस पे स्प्रेड है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसलिए हम पॉजिटिव को हमेशा देखेंगे। नेगेटिव सरफेस कंसीडर करेंगे तो इनकमिंग हो जाएगा, स्टडी जो है वो बेकार चली जाएगी। तो अब ये क्यू चार्जेस स्प्रेड हैं, यानी एक से ज्यादा कई चार्जेस हैं, एम चार्जेस। डॉटेड लाइन जो है ये वो हाइपोथेटिकल सरफेस है जो स्टेटमेंट में थी, गॉसियन सरफेस, क्योंकि हम गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें गॉसेस हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस। ये वो सरफेस है जिसपे चार्ज है, ये तस्वुराती हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसपे हम एक पॉइंट सपोज कर रहे हैं। ये पॉइंट भी है जिसपे हम देखेंगे इसकी शिद्दत, इसकी इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि कितना असर पहुंचा रही है वो इस पॉइंट P तक। देखिए डॉटेड के आगे लिखा है गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, और ये जो दरमियान में ये वो हेडिंग थी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो स्फीयर है। अब r एट अ डिस्टेंस, r ये फासला है, ये स्फीयर जो है इसमें a नजर आ रहा होगा, ये a जो है इस स्फीयर का रेडियस है, कोई भी गोल चीज हो उसका रेडियस होता है
यहाँ से अगर मैं यहाँ पे सेंटर से बना दूँ, ये इसका रेडियस होगा, लेकिन हमने हेडिंग पढ़ी थी एट ए डिस्टेंस r, तो इसका मतलब r तो डिस्टेंस के लिए जो सिंपल बुक हो गया, तो अब हमें रेडियस को r से हट के कुछ सपोज करना पड़ेगा, ताकि 2r हो गए तो कंफ्यूजन है ये हमारे स्फीयर का कौन सा है और वो डिस्टेंस जिस पे पॉइंट P लेके हम गॉसेस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं वो कौन सा है। तो जो रखिए भाई, r डिस्टेंस ऑफ पॉइंट where field intensity is to be calculated determined. A is the radius of the sphere over which charges are uniformly distributed. ये जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसी तरह उसका एरिया होता है, उसको सरफेस एरिया कहते हैं, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। सिग्मा इसलिए लिखा है कि इसमें छोटे छोटे पैचेस अगर हम बना दें तो वो एक बन जाए वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया। क्योंकि अगर एरिया एज अ होल स्टडी कभी करेंगे जिंदगी में तो वो स्केलर होता है, लेकिन जब छोटे छोटे पैचेस में हम स्टडी करते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है। जैसे इस मेरे हाथ को आप देखें, ये एक सरफेस एरिया है फ्लैट प्लेन, इसलिए हम कहेंगे ये वेक्टर एरिया है। ये बचपन से आपकी जो स्टडी हो गलत नहीं है, एरिया इज स्केलर, बट व्हेन वी अज्यूम अ फ्लैट सरफेस एरिया प्लेन सरफेस इट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेक्टर एरिया, अ वेक्टर। तो अब स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका एरिया हो जाता है सरफेस एरिया, एस भी लिख सकते हैं, ए भी, ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड ईयर में, उसके जरिए आता है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा। सेकंड ईयर के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, वो भी कभी देखिएगा, वो भी हम करा रहे हैं। अब ये वर्डिंग जरा देख लें, इस वर्डिंग के बाद एक डेरिवेशन होगी छोटी सी, कंसीडर एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए। जो बताया था मैंने कि एक स्फीयर कंसीडर करें जिसका रेडियस ए हो, याद रहा, क्यू चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव, याद रहा, ये हो गया। अब हम पॉइंट पी ए कंसीडर करेंगे, ये भी मैंने सारा ब्रीफ कर दिया आपको, एट अ डिस्टेंस आर, द फील्ड इज टू बी डिटरमिन्ड, जिस पे हमें पैमाइश करनी है फील्ड, ये वाली फील्ड जो है E, E is the field electric field intensity. Consider a closed sphere as a Gaussian surface. ये डॉटेड जो है ये खुद भी एक स्फेरिकल है, स्फीयर के ऊपर एक तस्वुराती स्फीयर। ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक यानी हमें चार्जेस को बिखरा देना इस तरह के यकसा स्प्रेड आउट हो जाए पूरी सरफेस पर, तो ये होती है सिमेट्री, एक जैसा। द फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एवरी पॉइंट ऑन द क्लोज सरफेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं इस नुक्ते पे, इस नुक्ते पे, इस नुक्ते पे, इस नुक्ते पे कहीं भी फील्ड मेजर करूँ तो वो इंटेंसिटी में बराबर हो, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बात यूँ समझ लें, घर में अगर आपके करीब करीब में 10 कुर्सियाँ रखी और 10 पे एक जैसी चीज़ें रख दें आप, या एक जैसे अफराद बैठ जाएँ, तो सबकी स्ट्रेंथ और सबकी माहौल में एसोसिएशन एक जैसी होगी। तो चार्जेस की एक जैसी उसी वक्त होगी जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उनकी मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी सेम होगी। ये तो वर्डिंग आई, अब मैथ्स आएगी, तवज्जो रखिएगा भाई। अच्छा, जो ये लेक्चर ले रहे हो, पिछला लेक्चर तो मिस कर दिया हो, ये उनके लिए फॉर्मूला है, ये रेड पेन इससे लगा दीजिए, फॉर्मूला है कि फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। कि अगर आपको किसी सरफेस का फ्लक्स निकालना हो तो वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। ठीक है, एमसीक्यूज भी आ गई कि फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड इज अ वेक्टर, वेक्टर एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया इज वेक्टर, इन जनरल एरिया इज स्केलर, एरो एरो वेक्टर वेक्टर। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर है। अब डॉट हटता है तो कॉस आता है, कैसे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। रिकॉल करें आप लोग,
तो ये होता था हमारे फर्स्ट ईयर में स्केलर प्रोडक्ट के टॉपिक में चैप्टर नंबर 2 में। स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ई जो है ए का काम कर रहा है वेक्टर ए, डेल्टा ए जो है वेक्टर बी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया कॉस। अब ये जीरो क्यों आया? क्योंकि पैरेलल फ्लक्स इज मैक्सिमम फ्लक्स, पैरेलल फील्ड इज मैक्सिमम फील्ड। इसको यूं समझ लें कि एक आबशार बह रही है और उसी रुख पे मैं अपनी कश्ती छोड़ूं, तो मैक्सिमम रफ्तार से और इंटेंसिटी से जाएगी, बगैर चप्पू चलाए, बगैर मिनट के। तो मैक्सिमम हम स्टडी के लिए लेंगे कि पैरेलल इज द मैक्सिमम, पैरेलल हैज एंगल 0, तो cos 0 इज 1। अब ये समेशन का निशान आगे क्यों आ गया भाई? क्योंकि फील्ड इज यूनिफॉर्म, पीछे बड़ी आ चुकी है। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड हैज यूनिफॉर्म इंटेंसिटी अराउंड इट रेडियली। तो इसका मतलब है कि एरिया जो है, जो छोटे छोटे मैंने पैचेस बनाए थे, उसका सम जो आएगा वो एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा, जो कि डायग्राम में लिखा होता है 4πr²। देख रहे हैं लिंक टॉपिक है भाई, मैं देखो रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। एरिया का सम टोटल एरिया ऑफ स्फीयर वो हो गया 4πr²। अब याद कीजिए कर क्या रहे हम? अप्लाई गॉसेस लॉ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। Apply Gauss's law to determine the field intensity due to spherical surface charge distribution at a distance r from it. Apply Gauss's law to determine the electric field intensity due to spherical charge distribution at a distance r from it. कि गॉसेस लॉ को इस तरह इस्तेमाल करें कि किसी स्फीयर पे मुंतशिर फैले हुए चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शिद्दत एक खास फासले r पर मालूम करें, इस्तेमाल करें गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या था? स्टेटमेंट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्जेस इनक्लोज्ड। स्टेटमेंट लिखा देखा होगा आपने अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा q × 1 q अपॉन। यानी अब हम दो चीजों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉसेस फॉर एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, रिमेंबर एनी सरफेस, और ये फ्लक्स है हमारे टॉपिक का। अब आपने अगर जिंदगी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि मैं फ्लक्स हूं कभी भी A = B, और ये फ्लक्स है उस सरफेस का जिसकी स्टडी, तो A = C, तो A B C सब बराबर। तो ये हमारा गॉसेस लॉ जो किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस के लिए वैलिड है, और ये फ्लक्स इस टॉपिक का, टॉपिक क्या चल रहा है? एप्लीकेशन 1 ऑफ गॉसेस लॉ, फील्ड ड्यू टू स्फीयर स्फेरिकल चार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखा हम यहाँ पहुंचे थे फ्लक्स से, ये इक्वेशन 1, ये हम पहुंचे गॉसेस लॉ के मदद से इक्वेशन 2। अब ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, अगर A = B ये रहा, A = C ये रहा, तो B और C बराबर। तो समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ E है, ये आ गया, ये बल्कि पहले यहाँ देखें 4πr², और ये आपका q/ε0 है। E निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर कर दिया, ये आ गया 1/4πε0 q/r²। इस फॉर्मूले को अगर गौर करें तो ये चीज इसमें k है। k का मतलब कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट इसकी जरूरत पड़ गई, इसमें ε0 आ रहा है जो कि फ्री स्पेस के लिए होता है। अभी मैंने अपने लेक्चर में गुफ्तगू में बताया कि हम इन स्टडीज को फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा नहीं ले सकते, ये लिमिटेशन है गॉसेस लॉ कि वहीं हम स्टडी करेंगे जहाँ पे हवा हो या वैक्यूम हो। जैसे कि एप्सिलॉन उसकी पहचान और निशानी होती है। 4π के साथ आने से कूलम लॉ बन जाता है, कूलम्स कांस्टेंट बन जाता है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 9 exponent 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये तो हो गई डेरिवेशन, लेकिन आप लोगों ने अगर हेडिंग में गौर किया हो तो उसके ब्रैकेट में A लिखा हुआ था कि एक पॉइंट P लिया जो कि R डिस्टेंस पर है। अब गौर करें, इसमें R नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि जितना फासला ज्यादा होगा फील्ड वीक होती जाएगी। दूसरा क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ?
जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। कॉमन सेंस जिंदगी की बात है कि अगर मैं एक चार्ज बॉडी हूं तो मेरे करीब करीब वाली जगह पे मेरी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम इट बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, और मेरी जितनी ज्यादा कीमत होगी यानी रोब और दबदबा या उतने ज्यादा दूर तक वो बात पहुंचेगी। Directly proportional to the magnitude of charge in coulomb, inversely to the distance of point P from the center of the sphere या from the sphere। B इसलिए था, इसका एप्लीकेशन में B पार्ट आएगा कि अगर फर्स्ट करें वो पॉइंट P इनफाइनाइटली क्लोज हो जाए किसी स्फीयर के, यहाँ पे अगर आपकी पहली डायग्राम सही बनी हो तो दूर लिया है मैंने उस पॉइंट P को, अब बिल्कुल करीब आ जाए यानी एकदम करीब पॉइंट हो उस स्फीयर के, देन R A के बराबर हो जाएगा। वो दो लाइन की डेरिवेशन है, फिर भी देख लें। ऑन इट्स सरफेस यानी बिल्कुल करीब में हो, डायग्राम इसकी देखें आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि इसमें होने क्या जा रहा है। ये पुट एंड गेट वाली डेरिवेशन नाम की है, पिछली जो ड्राइव है ना उसमें R को A कर दें आप बस। ये देखें पिछली डायग्राम देखी थी, इसमें ये डॉटेड लाइन दूर से थी, गॉसियन सरफेस इस पे लिखा हुआ तो दूर से थी। अब ये पॉइंट P इतने करीब हमने कर दिया स्फीयर के कि लग रहा है कि ये R और A तकरीबन बराबर हो गए। ये देखिए नजर आ रहा होगा, R अप्रोचेस टू A। ये जो टेंड्स टू का निशान होता है, कभी अगर आपने पढ़ा हो टेंड्स टू, इसका मतलब होता है नियरली, अप्रोचिंग, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये R A को अप्रोच कर रहा है, इसको यूं समझ लें कि ये 1 है और ये 1.1 है, तो आप क्या बोलेंगे कि 1.1 1 को अप्रोच कर रहा है, यानी तकरीबन दोनों बराबर हैं। अब होगा क्या इसमें, ये खानापुरी की जो डेरिवेशन है कि अगर वो पॉइंट P इनफाइनाइटली क्लोज हो जाए, ये लफ्ज़ है कि बोलो इनफाइनाइटली क्लोज, यानी इतना क्लोज के लगे कि अ पार्ट ऑफ इट। अब जैसे मेरी इन दो उंगलियों को देखें, अगर ये नजर आ रही है आपको वासा इस फ्रेम में, तो ये मैं करीब किए जा रहा हूँ। अब इसको बहुत जूम करके देखिएगा अपने जो लेक्चर में, वैसे दूर से लग रहा होगा कि सर ने दोनों उंगली मिला ली है, लेकिन ये फासला है, लेकिन इनफाइनाइटली क्लोज ये है कि इतना करीब हो जाए कि लगे कि एक हो जाए, लेकिन फर्क हो मामूली सा। तो अब ये R A के बराबर ले लें। अब याद है पीछे हमने जो बॉक्स बनाया था उसमें था KQ अपॉन R²। अब अगर R A को अप्रोच करेगा तो हम कह सकते हैं कि R तकरीबन A के बराबर है। अगर R तकरीबन A के बराबर है तो जो पिछली डेरिवेशन आई थी E = 1/4πε0 Q अपॉन R², तो R को अगर हम A पुट करते हैं तकरीबन, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन A²। अब इसका सवाल क्या होगा, जो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि एप्लीकेशन 1 का A और B दोनों करना है, कैसे हम पिक करें इम्तिहान के क्वेश्चन में वर्डिंग से, या सिर्फ A करना है। तो गौर से सवाल सुनिएगा, फिर मैं इसका जो है वर्डिंग दिखा दूंगा कि ये 1 का B क्या है। अगर सवाल यूं है कि स्टेट गॉसेस लॉ फुल स्टॉप, अप्लाई गॉसेस लॉ टू डिटरमिन फील्ड इंटेंसिटी due to a spherical surface charge distribution at a distance r from it, full stop। तो 1 का B नहीं करना है। अगर लेक्चर को अहमियत दे रहे हैं कि भाई इम्तिहान की तैयारी भी हो रही है और लेक्चर और नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो ये 8 मार्क्स का फुल स्टॉप लगेगा 1 के A के आखिरी बॉक्स और कंक्लूजन पर, जो मैंने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके और इनवर्सली। अगर तो वो सवाल में ट्विस्ट मारे, देखने के लिए कितने स्टूडेंट तवज्जो से साल भर लेक्चर लेते हैं। तो अब अगला हिस्सा मैं चेंज करके बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अप्लाई गॉसेस लॉ टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
at a point very close to the sphere. अब आपको इसमें 1 का b भी करना है, लेकिन 1 के a के साथ डायरेक्ट 1 का b करेंगे तो कहना बीच के फिल्म के सीन का आएगा, कटी हुई फिल्म 1 के a से होते हुए 1 के b पर जाएंगे, क्योंकि उसमें जो r आएगा तभी उस r को इज इक्वल टू a रखेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, कंटिन्यूएशन में होगा। यानी समझेंगे ये जो पॉसिबिलिटी नंबर 2 है, सवाल लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें भी डायग्राम भी 2 बनानी पड़ेगी, पहले वो इनफाइनाइटली क्लोज के बगैर वाली, फिर अप्रोच करेंगे हम इस डायग्राम के साथ। लेकिन अगर आप पिछले 25-30 साल के पेपर देखेंगे तो स्फीयर वाला सवाल हमेशा 1 का a करके आया है, 1 का b करके अभी तक आया नहीं है। कॉलेज प्रीलियम में 1-2 टीचरों ने दिया है, लेकिन बोर्ड के पेपर के टीचर ने अभी तक इसको टच किया नहीं है। लेकिन मेरा काम मुकम्मल नॉलेज देना है तो मैंने बता दिया। देखिए मेरा कैनवस बड़ा है, 10 ईयर से नहीं बताया, 25 साल के पेपर जाके देखिए। इसकी वर्डिंग थोड़ी देख लें ताकि मैं एप्लीकेशन 2 करा सकूं आप लोगों को। वर्डिंग देख लें भाई, अगर ये पूछेगा तब लिखना होगा। इफ द पॉइंट इज ऑन, ये ऑन जो बोला ना, ये तकरीबन ये था इनफाइनाइटली क्लोज, जिसके लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि लग रहा है कि तकरीबन ही उस पर आगे, जो मैं अपनी उंगली से इशारे भी बता रहा हूँ, लग रहा है कि तकरीबन मिले हैं दोनों। यहाँ पे इनफाइनाइटली क्लोज और टेंड्स टू नियरली, तो क्या हुआ, जो हमने पीछे डेरिवेशन की थी उसी में आर को ए से बदल दें और उस पर बॉक्स बना दें, डन हो गया। लेकिन सेकंड एप्लीकेशन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चले मत जाइएगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए भाई। अच्छा डेरिवेशन तो हो गई, लेकिन एक टर्म इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अगर आप पिछले फॉर्मूले पे गौर करें तो उसमें मुझे एप्सिलॉन नॉट नजर आ गया, यानी परमिटिविटी या वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसमें मुझे Q नजर आ गया, उसमें मुझे डिस्टेंस नजर आ गया A या R। लेकिन उसमें एक चीज और नजर नहीं आई, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी जानते हो, वो ये कि डेंसिटी कैसी है उस सरफेस, वो वाली डेंसिटी नहीं, मास पर यूनिट वाली, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती है कि कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं यूनिट एरिया पर। इसको आसान लफ्ज़ों में समझा दो, फिर आपको आसान लगेगा कि ये मेरे हाथ जो एक सरफेस है, अब इस पे अगर 10 कूलम चार्ज में स्प्रेड कर दूं इतने बड़ी हाथ में, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई 10 अपॉन अब ये सरफेस एरिया तस्वीर कर ले 1 है, तो 10 अपॉन 1 10 हो गई, यानी 1 स्क्वायर मीटर का ये इलाका है, समझाने के लिए बता दूंगा। आप 5 ले लें, 2 ले लें, 0.5 ले लें। अब इसी पे 20 हो, इतने ही बड़े रीजन, तो अब 20 अपॉन 1 20 हो गई। अब पढ़ने पढ़ाने वाले बोलेंगे कि ये जो दूसरी एग्जाम्पल थी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि 10 अपॉन 1 इज 10, 20 अपॉन 1 इज 20, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर। और आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि उस रीजन में कितना रश है चार्जेस का, कितनी पॉपुलेशन है चार्जेस की, यानी कितना ज़्यादा कूलम चार्जेस मौजूद है उस जगह। तो अब इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप लोग, ये जो निशान है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का है और चार्ज पर यूनिट एरिया। अब एरिया में आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है स्फीयर का 4πr², लेकिन a वाली डेरिवेशन के कंटिन्यूएशन है तो a², क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4πa² क्रॉस में चला गया। पीछे क्या डेरिवेशन हुई थी याद रही, बता देता हूँ, ये हुई थी 1/4πε0 q अपॉन a²। अब q की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये देखिए पुट हो गई 4πa², 4π से 4π कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, सिर्फ आपके पास एक चीज बच जाएगी चार्ज डेंसिटी की शक्ल।
ये आप देख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को पहले बॉक्स करें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और उसको पुट करने से एक रिड्यूस फॉर्मूला, कॉम्पैक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा एप्लीकेशन 1 का, उस पे ये डेरिवेशन खत्म है। ये देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी क्या बदला, जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जितना रश ज्यादा, जितने ज्यादा कूलम चार्जेस ज्यादा, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड उस गॉसियन सरफेस के माहौल में। ये टॉपिक आपको समझ आया कि चार्जेस की स्ट्रेंथ, चार्जेस की कूलम वैल्यू माहौल में शिद्दत पैदा करवाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट था, अगर नजर आया तो कांस्टेंट है। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन इससे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ी छोटी है, उसमें ये एबीसी का केस नहीं होगा, वन टाइम डेरिवेशन है। और कीजिएगा इस पे, और इस डेरिवेशन के बारे में शुरू में बता दूं ताकि लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे। अगर ये आप 20 साल के पेपर देख लें, 25 साल के देख लें, तो कमोबेश ये 10-11 बार आया है। यूँ समझ लें कि तकरीबन हर एक साल छोड़ के कभी कंटिन्यूटी 2 साल भी बैक टू बैक ये आने वाली डेरिवेशन है अक्सर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तवज्जो रखिएगा। यानी स्पेयर के मुकाबले में ये जो मुमकिन है, आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट जो है लेक्चर मेरा देख रहा हूँ कि यार ये तो इतने ज़्यादा हेक्टिक, इतना लंबा लेक्चर और इतने ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग, तो मदद भी कर रहा हूँ। एप्लीकेशन 2 पहले प्रिपेयर कीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन 1 उसके बाद। मेरी तो मजबूरी है, टीचर होने के नाते 1 के बाद मैं 2 पढ़ाऊंगा ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन इंसुलेटिंग शीट ऑफ चार्ज। इसका प्रीव्यू दे दो पहले। इसमें हमें एक प्लेन शीट कंसीडर करनी है, एक प्लेन शीट कंसीडर करनी है जिसपे चार्जेस है। अब प्लेन शीट मतलब फर्ज करें आपके पास इस पर रजिस्टर है जिसपे आप लेक्चर ले रहे हैं, तो रजिस्टर का एक पेज निकाल लें, उसमें से कागज निकाल लें, तो ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इंसुलेटिंग क्यों बोला? इंसुलेटिंग क्योंकि अगर वो मटेरियल खुद बेसिकली कंडक्टिंग हो गया तो टॉपिक खराब, क्योंकि शॉर्ट हो जाए, प्लस चार्ज पहले से उस पर मौजूद हो या कंडक्टिंग मटेरियल हो और आपने उसके ऊपर चार्जेस छोड़ दिए तो सोने पे सुहागा। अगर आपको चार्ज और चार्ज का इंटरेक्शन पता हो तो ये कागज देंगे जो बेसिकली पहले इंसुलेटिंग है, ताकि उस पर जब चार्ज आए तो पीछे वो पहले खाली था, एम्प्टी था, वैकेंट था, तो कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी चीज का आपस में। और इनफाइनाइट क्यों बोला? क्योंकि चार्जेस इतने हकीर और पॉइंट मासेस हैं कि इतनी बड़ी शीट भी उसमें इनफाइनाइट का काम करेगी, इतनी बड़ी शीट भी उसमें इनफाइनाइट का काम करेगी। तो अब हमें इसकी वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम पहले देखें ताकि आपको वर्डिंग उसमें आसान बन जाए। अच्छा, डायग्राम जरा टेक्निकल है, मैं बनाऊंगा इसी के ऊपर, तो आप जरा तवज्जो रखिएगा कैसे बनाना है। ये है वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कोशिश कीजिएगा कि इसको रेक्टेंगुलर या इस तरह का ले, वरना कैसा भी ले सकते हैं। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये रेक्टेंगुलर या प्लेन है, प्लेन। इस पे यूनिफॉर्म चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करें। एप्लीकेशन 1 की तरह उसमें हमने स्फीयर पे यूनिफॉर्म सिमेट्री की थी, इसमें हमने इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज को चार्ज कर दिया, यानी इसके ऊपर चार्जेस का छींटा मार दिया, स्प्रिंकल कर दिया, फैला दिया। ये देख रहे हैं पॉजिटिव। अच्छा, गिन के नहीं बनाना है, आपका टाइम, आपका जो इम्तिहान दूर दूर बना दे, कम वक्त में बन जाएगी बात। गिनना नहीं है कि 10 बने हुए 20 बने, स्प्रेड हो बस पूरे। अब लग रहा होगा बीच में जगह खाली है। अब ये 3 डायमेंशनल व्यू है जो मैं करने जा रहा हूँ, बर्दाश्त कीजिएगा भाई। ये है शीट। इस शीट में से अब मुझे गॉसियन सरफेस जो है करनी है रेफर। टॉपिक समझ में आ रहा है? आखिरी टॉपिक है भाई, इसके बाद फिर मेरे पास समझाने का नहीं होगा। पिछले टॉपिक में यानी कि एप्लीकेशन 1 में हमने एक स्फीयर लिया था, डार्क लाइन थी,
उस डार्क लाइन स्फीयर के अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट थे। डॉटेड लाइन को मैंने कहा गॉसियन सरफेस containing a point P so that field can be determined at a distance। याद आ गया? अब यहाँ पे ये जो सरफेस है प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये बेसिकली चार्ज बॉडी है। अब हमें एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी है। गॉसियन सरफेस अगर सपोज नहीं करेंगे तो गॉसेस को अप्लाई कैसे करेंगे? टॉपिक आप समझ आना शुरू हुआ? चलिए देर में नहीं आना शुरू हुआ तो अच्छी बात है, आना शुरू हो गया खत्म होने से पहले। पीछे हमने वो गॉसियन सरफेस दी ताकि गॉसेस को अप्लाई कर सकें। अगर इसमें हम ये एक गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे? शीट जो है वो तो भाई चार्ज है, उसके नेबरहुड में रेफरेंस में गॉसियन सरफेस लेनी है। अब तरीका देखिएगा भाई क्या होगा। अब 3D डायग्राम है, अपनी कॉपी पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये है मेरा हाथ, ये है वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिसपे चार्जेस है, ठीक है। इसमें आपको पियर्स करके, छेद करके एक सिलेंडर गुजारना है। साइड में दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, नजर आ रहा है भाई? ये इसमें पियर्स करके, छेद करके, पेनिट्रेट करके गुजर किया। अब अगर ये 3D है तो आधा दिखेगा आधा नहीं, क्योंकि जो पीछे आपके सामने नजर आ रहा होगा वो तो दिख जाएगा, जैसे ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये अब ये था। अब आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा नजर नहीं आया क्योंकि ये इसमें पेनिट्रेट किया है शीट के अंदर, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से मैं कैसे देखूं? तो अब ये आधे के बाद से आपको नजर आ रहा होगा ऊपर से। अब ये जो सिलेंडर पेनिट्रेट कर दिया, अब इसके किसी फेस पे आप वो पॉइंट P कंसीडर करोगे, यानी ये वो गॉसियन सरफेस है। ये जो सिलेंडर है ये वो गॉसियन सरफेस है जिसका फेस जो है, एंड जो है, इट कंटेन्स अ पॉइंट P। नजर आ रहा होगा ये P। आप ये इस साइड में भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर मेरे हाथ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं तो भाई इधर भी असर देंगे, इधर भी देंगे। अगर मैं यहाँ क्लास में सेंटर में खड़ा हूँ तो मैं इधर भी आवाज मिल जाएगी, इधर भी जाएगी। दोनों सूरतों में जो है वो लोग उसको जो है अवेल करेंगे। तो अब ये जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए हम पॉइंट P को दोनों जगह इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब ये पॉइंट P जो होगा आप पर है कि इधर ले लें या इधर ले लें, डायग्राम में दोनों जगह नजर आ रहा है। अब समझने जाएंगे, ये जो मैंने डायग्राम दिखाई आपको अपने हाथ में, इसका ये वाला हिस्सा मेरे हाथ के पैरेलल है। व्हाइट बोर्ड को ना देखें, मुझे देखें। ये जो इसका हिस्सा है फ्लैट फेस, दैट इज पैरेलल टू द शीट ऑफ चार्ज। फ्लैट जो होता है, पैरेलल जो होता है, वो 0 एंगल रखता है, जबकि इसका जो कर्व फेस है, उस सिलेंडर का जो कर्व फेस है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज। अभी क्यों मैं आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, वरना अभी जो ये दिखाऊँ के नोट्स बना ले जाएं, फिर ये मुश्किल है इसकी वर्डिंग और रटना। 8 मार्क्स का मामला है। ये देखें, आई रिपीट कि यहाँ पे ये जो फ्लैट फेस है, यानी ये वाला हिस्सा इसका जो हुआ, इसके साथ ये पैरेलल, तो इट विल कंटेन फ्लक्स, इट विल हैव फील्ड इंटेंसिटी। भूल गए? तो ना करें, गलत जगह में देखा, भूल गए में शाबाश। क्योंकि पैरेलल का एंगल 0 होता है, cos 0 1 होता है, जबकि परपेंडिकुलर जो होगा, यानी कर्व फेस ऑफ द सिलेंडर, इट विल बी परपेंडिकुलर, यानी ये इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का cos 90 0। क्या पता चला कि फ्लैट फेसेस एंड फेसेस विल कंटेन फ्लक्स एंड फील्ड, whereas the curved faces of the cylinder will contain or have no flux and field. अब सिलेंडर has 2 faces, ये फेस है और ये फेस है, प्लेट या शीट ऑफ चार्ज दरमियान में। तो इसका मतलब है इसमें ट्वाइस करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन में। ट्वाइस क्यों? क्योंकि दिस प्लस दिस विल गिव यू द टोटल फ्लक्स एंड टोटल फील्ड। क्योंकि हाथ अगर दरमियान में और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, तो दिस पे बोथ पैरेलल। ये देखें दोनों एज जो है वो इसका पैरेलल है। तो इधर आएगा अगर 5 1, इधर आएगा 5 2, तो 5 1 प्लस 5 2 2 5।
आपको ये समझ में आ गया, तब ये डेरिवेशन अब आसान लगेगी, वरना आपकी चॉइस का आप रटे इसको या ना रटे। डायग्राम जरूर सही से बनाएं। ये देखिए ये परपेंडिकुलर आ गया, इधर भी बना के दिखा दिए, ये भी परपेंडिकुलर और ये पैरेलल। ये जो 3D है तो लगा ये इधर पैरेलल कैसे हो गया, तो मैं इसको कैसे देखूँ भाई, ये और ये, क्योंकि ये जो यू लगा रहा है ये है, ये है, ये डायग्राम जरूर बनाए 1 मिनट में, उसके बाद भी आगे कुछ करें। यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, cos 90 0 हो जाएगा, ये 0 डिग्री लिखा है, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे E2 लिखा हुआ है, यहाँ पे E1 लिखा हुआ है। तो दोनों फ्लैट फेसेस की इंटेंसिटी का सम टोटल इंटेंसिटी देगी उस प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अच्छा, इसकी वर्डिंग थोड़ी ज्यादा है, 8 मार्क्स से मैं डायग्राम दोबारा से भी दिखा दूंगा, मैं आपको आखिर में कम अप करते हुए दिखा दूंगा, अभी आप लोग इसकी वर्डिंग देख लें। कंसीडर एन इंसुलेटिंग शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट एक्सटेंट, मतलब ये नहीं कि जमीन से आसमान तक चार्ज एक रुकता है, तो कागज का टुकड़ा भी इनफाइनाइट साइज का हो गया उसके मुकाबले में, समझ गए? इसलिए इनफाइनाइट का इस्तेमाल करेंगे, मैथ्स का इनफाइनाइट नहीं है कि अनलिमिटेड एक्सटेंट की जमीन से आसमान तक की शीट ले ली, नो। अगर एक रजिस्टर पे एक नुक्ता लगाएं आप, उस नुक्ते की ऐसे उस पूरे पेज पे कितनी है, इसलिए वो पेज उसके लिए इनफाइनाइट एक्सटेंट का हो गया। नुक्ता क्या था, चार्ज। लेट द शीट बी चार्ज यूनिफॉर्मली, यकसा स्प्रिंकल करा था, चला गया। सरफेस डेंसिटी एप्लीकेशन 1 से आ गया, तो चार्ज पेरिमेट्रिक सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस डेरिवेशन के एंड पे इसकी जरूरत पड़ेगी, सवाल ही रखिएगा इसको। आगे बढ़े भाई। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की शक्ल में अब गॉसियन सरफेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा है, इसका फ्लैट एरिया डेल्टा है, जो कोई गोल चीज होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, उसी को फ्लैट एरिया कहेंगे, क्योंकि वो गोलाई में किनारे यूनिफॉर्म होगा। कंटेनिंग पॉइंट भी, अब ये समझ में आ गया ना, पॉइंट भी सपोज कर रहे हैं ताकि उस पे फील्ड निकाल सकें, और पॉइंट भी हम इस शीट पे नहीं ले सकते, शीट का अपने ऊपर ही कैसे असर आएगा, यानी मैं अपने ऊपर ही पॉइंट ले लूँ, मेरा असर तो माहौल में देखना होगा ना भाई, कि अगले को कुछ समझ में आ रही है, कुछ अगले को मेरी आवाज़ और मेरी तस्वीर पहुंच रही है, समझे ये बात। Where the field is to be determined, the cylinder emerges out perpendicularly, perpendicularly। टेढ़ा तिरछा नहीं निकाल दीजिएगा, यूं करके बिल्कुल 90 पे निकालने आग बार। It is observed that flux does not pass over the curved surface, curved surface, ये कर्व सरफेस भी, ये वाली, और ये फ्लैट सरफेस भी किनारे वाली, बट इन फैक्ट इट पासेस एंड फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, तो क्या गया। अब मैथ्स आएगी सिर्फ और सिर्फ, थोड़ी सी देर रह गई है आप लोगों के लिए। The total flux will be the sum of individual flux, यानी ये total flux is equal to phi1 plus phi2 हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लैट फेस का phi1 दूसरे फ्लैट फेस का phi2, तो phi1 plus phi2, और यूनिफॉर्म है तो E डेल्टा ए, तो 2E डेल्टा ए। अब दिखाया था कि पैरेलल का एंगल 0, तो डॉट हट के आया cos, अभी बताया था A डॉट भी इक्वल टू AB cos थीटा, तो E डॉट डेल्टा ए, E डेल्टा ए cos थीटा, तो cos 0 1 हो जाता है। लेकिन याद रख, हमें तो फ्लक्स थोड़ी निकालना है, कॉजेस लॉ की एप्लीकेशन है फील्ड निकालना विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स। अब इसको इक्वेशन 1 देना है ताकि हम कॉजेस लॉ अप्लाई कर सकें, इसको इक्वेशन 2 देना है। एप्लीकेशन 1 की जगह अंदाजा है, वहाँ पे स्क्वायर था 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर था, और उसको हमने कॉजेस लॉ से कंपेयर किया, क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं कॉजेस लॉ से। अब यहाँ हमने सिलेंडर और शीट ली, उसकी फील्ड आ गई E डेल्टा है, तो अब इसको इससे कंपेयर करें, एंड पे आ रही है डेरिवेशन। ये देखिए कंपेयर किया, तो समझे ये A था और ये C था, ये कंपेयर हो गया। 2E डेल्टा A इज इक्वल टू Q अपॉन
चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज टोटल इज इक्वल टू दिस इनटू एरिया। ये रिपोर्ट होगी, यहाँ पे आ गया डेल्टा ए से डेल्टा ए काट दे, कैंसिल। कितनी आसान डेरिवेशन है, दुआ करें ये आ जाए। दिस इज द एंड, बस इसकी कंक्लूजन बोल रहा हूँ, खत्म हो गई। इसमें कोई एबीसीडी नहीं है। The field depends on the charge density, यानी आपके उतनी बड़ी शीट में कितने ज्यादा चार्जेस है स्प्रेड, उतनी ज्यादा फील्ड हो जाएगी। अगर उतनी बड़ी शीट पे मैं 10 कूलम चार्ज डाल दूँ, उतनी शीट पे 100 कूलम चार्ज डाल दूँ, तो जितनी फील्ड, जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उतनी फील्ड ज़्यादा। क्योंकि ये तो तय है कि वो शीट हवा में है, पानी में नहीं है, ग्लिसरीन में नहीं है, मिल्क में नहीं है, हनी में नहीं है, ग्लास में नहीं है। ये भी आप लोग इसका कंक्लूजन देखें, नीचे एक लाइन लिखी हुई होगी कंक्लूजन। ये अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म ऑप्शनल है, इसको आप नहीं लिखेंगे, कोई नंबर नहीं पड़ेगा 8 में से। ये एमसीक्यूज के लिए कि अगर नेगेटिव शीट होती तो क्या होता, फ्लक्स इनवर्ट हो जाता, लाइन ऑफ फोर्स इस पे टर्मिनेट करने लग जाती। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। उस डेरिवेशन के बाद आप इस पे आ जाइए कंक्लूजन पर। कि फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, देखा साइज इतना बड़ा शीट हो, इतनी बड़ी शीट हो, इट डज नॉट मैटर। इस पे मैटर कर रहे हैं कि कितने ज्यादा कूलम चार्ज डेंसिटी ज्यादा कम है कि नहीं। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा, फील्ड उतनी ज्यादा, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। कम छोटी शीट पे आप ज्यादा चार्जेस डाल दें, ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। बड़ी सी शीट है और उसमें चार्जेस गिनती के हो, कम फील्ड होगी। फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो यूनिफॉर्म फील्ड सराउंडिंग में और नेबरहुड में जाएगी उस सिलेंडर के हर पॉइंट तक जो किनारे पे हो। कर्व फेसेस पे 0 रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इससे पीछे चैप्टर 11 के लेक्चर हैं। अच्छा, मुमकिन है आप में से कोई सोचता हो कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही कराते हैं कि नहीं भाई, न्यूमेरिकल भी आपके पास है, वो देखिएगा। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल भी है, इंशाल्लाह चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल भी आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो बता दीजिएगा फीडबैक में, इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं बता दिया। फिजिक्स के शॉर्ट में कोई थ्योरी नहीं आती है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पर। फिर भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी में मुलाकात होगी। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।